Hello, dear learners. Hope so you are doing well. I, Hemani Joshi, your educator, welcomes you all to the Arpita Sharma classes. In this class, we are going to complete modern Indian history through crash course. Before starting ahead, don't forget to subscribe to YouTube channel Arpita Sharma for daily Hindu news analysis, important international organization, daily MCQs, strategy classes, polity classes, and lots more. If you want to get PDF of all the classes updated on YouTube channel, don't forget to subscribe to the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Arpita Sharma ma'am also take classes on Unacademy Plus. Don't forget to use code Sharma20 to avail 10% of discount. Well, in yesterday class we covered up till British conquest and expansion till 1857. Today we are going to cover up tribals and peasants uprising. The quote for today is focus, that is follow one course until success. Be persistent and be consistent in your study if you want to achieve the place where you want to be. So here it all how it started. Now first of all let's study about what is peasant revolt. ये peasant सबसे पहले होते क्या है? सो पीसेंट हम उन्हें कहते हैं जिनके पास एक छोटा जमीन का टुकड़ा हो या जो बेसिकली एग्रीकल्चर करते हो एक सिलेक्टेड लैंड पे, उन्हें हम पीसेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये पूरी क्लास में हम पीसेंट को क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा वो हम स्टडी करेंगे, और उन्होंने इन सब के लिए क्या क्या रिवोल्ट्स लिए थे, विल स्टडी दैट. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पीसेंट का रिवोल्ट हुआ क्यों था. तो देखिए सबसे पहले पीजेंट को कहा गया था कि आपको अपना लैंड खाली करना है, यानी कि एविक्टेट करना है. खाली क्यों करना पड़ा उन्हें अपना लैंड? क्योंकि वो रेंट नहीं पे कर पा रहे थे और रेंट जो है वो ब्रिटिशर्स बढ़ाते ही जा रहे थे. फिर एट्रोसाइट्स हो रहा था बाय द मनी लैंडर्स. एट्रोसाइट्स मतलब इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो कुछ वायलेंस क्रिएट करना, वो बहुत ही ज्यादा हो रहा था. फिर इनके जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे वो भी कंप्लीटली लॉस में जा रहे थे. जो ओनरशिप होती है लैंड की वो पीसन से ले दे के जमींदार को दी गई थी अंडर द जमींदारी रूल, जिसके कारण पीसेंट एक बहुत ही बड़े डेप्ट में आते जा रहे थे. इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही थी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे जो पीसेंट्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे. सो ये बातें अब हम पढ़ेंगे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या क्या थे. सबसे पहले आया परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनिशिएट किया था. इसके तहत क्या होता है कि इन्होंने कॉर्नवालिस ने जमींदार को ओनर्स ऑफ लैंड बता दिया कि अब से जो लैंड के ओनर्स है वो जमींदार होंगे, और जमींदार को इन रिटर्न मान लो अगर 10 बिगाई की जमीन है जमींदार के पास तो 1/9 का हिस्सा जमींदार रखेंगे, जबकि 8/9 का हिस्सा जाएगा गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. ठीक है, अब किसी भी कंडीशन में अगर जमींदार इतना हिस्सा नहीं दे पाते हैं तो जमींदार से वो पूरा का पूरा लैंड ले लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू. ये था परमानेंट सेटलमेंट. कौन कौन सी एरियाज में इम्प्लीमेंटेड हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड नॉर्थ कर्नाटका. एंड नियरली जो ब्रिटिश एरिया के अंडर थी 19% ऑफ एरिया में ये गया था. इनिशियली जब ये बना था इसका टेन्योर था 10 इयर्स का, बट देन इसको 1793 में परमानेंट कर दिया गया. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट सेटलमेंट. रॉयतवारी सिस्टम इससे शुरू किया था कर्नल रेड इन 1792, जिससे फर्दर इम्प्रोवाइजेशन दिया था थॉमस म्यूनरो इन द ईयर 1820. इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 51% ऑफ द ब्रिटिश एरिया. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था रॉयतवारी में, इसमें पीसेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था. परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को ओनर्स बताया गया था लैंड का, जबकि रॉयतवारी में पीसेंट्स को बताया गया था. एंड इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एक्सेसिव लैंड टैक्स. अब पीसेंट है, उनकी अगर इतनी अर्निंग्स नहीं होगी तो वो लैंड टैक्स नहीं भर पाएंगे.
लैंड टैक्स नहीं भर पाएंगे तो अल्टीमेटली ये पूरा जो सिस्टम है लैंड का वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, बिकॉज ऑफ विच मेजर लैंड एरिया वर अंडर देयर कंट्रोल। नेक्स्ट कम महलवारी। महलवारी का सिंपल अगर हम ब्रेक करें तो एक यूनिट ऑफ लैंड को हम कहते हैं महल, और ये महल में एक से ज्यादा विलेजेस भी आ सकते हैं, यानी कि एक सिंपल लैंड में, एक यूनिट ऑफ लैंड में अगर 10 विलेजेस है तो वो पूरे महलवारी सिस्टम के अंडर कवर अप हो जाएंगे। और ये महलवारी सिस्टम को किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश सिस्टम एक्सेप्टेड होता था, एंड जो रेट थी लैंड की वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द एरिया ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। अभी जो हमने 3 सिस्टम्स पढ़े हैं, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी एंड महलवारी, आपको इसमें याद रखना है किसने इम्प्लीमेंट किया था और किस जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ था। लैंड रेट सिर्फ 2 सिस्टम में हाई थी, रैयतवारी में एंड महलवारी में। वेयरएज इन परमानेंट सेटलमेंट में जो डिफरेंस है वो ये था कि जमींदार को रियल ओनर बताया गया था लैंड का। अब इतना इनजस्टिस हो रहा था उनके अगेंस्ट कि लैंड का हिस्सा उन्हें मिल रहा था तो उसका टैक्स बढ़ा देते थे, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ये लैंड ले लेते थे। तो पीसेंट से ये देखा नहीं गया, उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया। सबसे पहला रिवोल्ट आता है इंडिगो रिवोल्ट। इन ऑल 10 रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट वन इज इंडिगो रिवोल्ट। ये शुरू हुआ था 1859 टू 60। व्हाट हैपेंड इन दिस रिवोल्ट? इसे नील विद्रोह भी कहा जाता है। बंगाल में शुरू हुआ था इन ईयर 1777। इंडिगो की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा हाई थी यूरोप साइड में, ठीक है, और ये ल्यूक्रेटिव था। ल्यूक्रेटिव मतलब प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है, इमेंस प्रॉफिट उन्हें यहाँ से मिल रहा था यूरोपियंस को। तो वो क्या करते थे, वो कल्टीवेटर्स यानी कि हमारे इंडियन कल्टीवेटर्स को फोर्स करते थे कि भैया आप इंडिगो क्रॉप ग्रो करो पैडी क्रॉप्स की जगह। बंगाल की बात है ये। अब बंगाल का लैंड जो है वो इंडिगो के लिए फेवरेबल है एज वेल एज पैडी के लिए भी, बट सिंस ब्रिटिशर्स को इससे ज्यादा फायदा हो रहा था तो उन्होंने फोर्स किया कि आप पैडी मत ग्रो करो, आप इंडिगो ग्रो करो। इसके अलावा अगर फार्मर्स बाय चांस पैडी ग्रो कर देते थे इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग इंडिगो, दे वर द विक्टिम ऑफ मैनी इनजस्टिस डन बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद आता है इंडिगो रिबेलियन। कैसे ये सब शुरू हुआ था? सबसे पहले ये शुरू हुआ था इन दी नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। उसमें क्या हुआ था, यहाँ के फार्मर्स ने मना कर दिया था ब्रिटिशर्स को कि हम लोग इसे ग्रो नहीं करेंगे इंडिगो को। तो अप्रैल 1860 में बरासत डिवीजन के फार्मर्स और नाडिया एंड पाबना के ये सब स्ट्राइक्स पे गए थे, ठीक है। एंड ये फार्मर के रिवोल्ट को किसने लीड किया था? विश्वास ब्रदर, रफिक मोंडेल एंड कदर मौला। इसी के साथ साथ जमींदार राम रतन मुलिक ऑफ नारेल ने भी इन्हें सपोर्ट किया था। इन नेक्स्ट दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था, जिसमें एक ये प्ले है इन विच इन्होंने फार्मर्स की रियल सिचुएशन पोर्ट्रे की थी। और इसमें ब्रिटिश के कर्नल को पनिशमेंट भी मिली थी, जिसमें उन्हें ₹1000 एज अ कॉम्पेंसेशन देना था एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ। सो इंडिगो रिबेलियन के बारे में आपको इतना याद रखना है कहाँ पे शुरू हुआ था एंड हु ऑल वर द लीडर्स। नाउ नेक्स्ट कम असेसमेंट ऑफ इंडिगो रिबेलियन। चलो रिबेलियन हो गया, पता पड़ गया क्या क्या कॉज थे, इसका कंक्लूजन क्या आया? एक तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी इसमें बहुत अच्छे से दिखी रिबेलियन में। दूसरा, गवर्नमेंट में इसके लिए इंडिगो कमीशन बिठाया था। और जो मेजर ड्रॉबैक हुआ था वो ये था कि इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल के लैंड से कंप्लीटली वैनिश्ड अवे हो चुका था, क्योंकि वहां पे फार्मर्स ने सब कुछ बंद करके वो दूसरी प्लेस पे चले गए थे फॉर देयर ओन गुड। नेक्स्ट कम रंगपुर दिंग। It's our next revolt, which was in the year 1783. रंगपुर भी बंगाल में टेक प्लेस हुआ था। ये सारी चीजें बंगाल में क्यों हो रही है? क्योंकि आपको एक बात समझना पड़ेगा कि बंगाल जो है वो हमारी कंट्री का रिच हेरिटेज है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आए या लैंड कल्टीवेशन पे आए। बंगाल एंड दिल्ली
ये दो ऐसे रीजन थे जो ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा आई कैचिंग थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिल रहा था। इसे फर्स्ट टफ पीसेंट रिबेलियन भी कहते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर इज दैट कि इंडिगो रिबेलियन से एक प्रीकर्सर था। किसका प्रीकर्सर? जो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो इंडिगो रिबेलियन से कहीं ना कहीं ज्यादा सिमिलर भी है। सो सबसे पहले जो कहते हैं सत्याग्रह मूवमेंट, it's not non-cooperation movement, it's indigo movement that was started in the year 1859 to 60. ये फर्स्ट ऑफ पीसेंट रिबेलियन था। इसमें क्या हुआ था, इजारदारी स्कीम जो बहुत ही ज्यादा इवल स्कीम थी, उसका रियल फेस आया था। अब ये देखो, ये इजारदारी होता क्या है। इजारदारी कौन से वर्ड से है? इजरदार। इजरदार का मतलब है जो लैंड का ओनर है। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा कनिंग थे। उनका हर एक चीज में एक ही प्रॉफिट होता था कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनाए। उनका प्रॉफिट ही मनी मेकिंग था। तो इजरदारी सिस्टम में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि एक लैंड है, ठीक है, हम वो लैंड में फार्मर्स को अपॉइंट करेंगे, फार्मर्स उसमें कल्टीवेशन करेंगे और हमें रेवेन्यू देंगे। फिर वो लैंड का हिस्सा ऑक्शन पे जाएगा, यानी कि उसकी बोली लगेगी। जो सबसे ज्यादा ऑक्शन लगाएगा वो लैंड का, वो उसका इजरदार बन जाएगा। फिर ये इजरदार को क्या करना होगा, वहां के फार्मर से काम निकलवाना होगा और ब्रिटिशर्स को टाइम टू टाइम रेवेन्यू देना होगा। अब मान लो अगर इजरदार रेवेन्यू नहीं दे सकता है तो उससे ये लैंड का हिस्सा लिया जाएगा। सो ये बहुत ही ज्यादा इविल एंड एक्सप्लॉयटेशन वाली स्कीम थी, क्योंकि इसमें मेहनत पूरी फार्मर कर रहे थे, इंटरमीडिएट इजरदार आता है एंड मैक्सिमम बेनिफिट ब्रिटिशर्स ले जाते हैं। और ये रिबेलियन कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ था? रांची, हजारीबाग, पलमाऊ एंड मनबनू। नाउ व्हाट वर द कॉजेस ऑफ दिस? सबसे पहले तो एज आई टोल्ड यू, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही इंटेंशन था कि मैक्सिमम रेवेन्यू निकले फार्मर से। उसके बाद इजरदार जो था वो फार्मर्स एंड जमींदार दोनों को एक्सप्लॉइट करता था। उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वेलफेयर ऑफ फार्मर्स में। एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा सफर कर रही थी। किस तरीके से? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या होता है, हर एक लैंड का कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन होता है। जैसे कि अगर गुजरात में कॉटन एंड ग्राउंडनट ग्रो हो सकता है, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे फोर्स करते थे कि आपको व्हीट ग्रो करना है एंड राइस ग्रो करनी है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था ऑन लैंड। इसके कारण क्या होता था कि पूरी सॉइल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती थी, बिकॉज ऑफ विच फेमाइन कॉज होता था कॉन्स्टेंटली। ना ही कुछ ग्रोथ हो पाती थी और ना ही रेवेन्यू निकल पाता था। सो एग्रियन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा सफर करती थी। और इजरदार ऑफ रंगपुर एंड दीनापुर के थे देवी सिंह, मतलब इन्होंने रंगपुर एंड दीनापुर की पूरी जमीन खरीद ली थी। ये इजरदार बन गए। इसके बाद इनका क्या काम होता था कि फार्मर से रेवेन्यू निकलवाए, इधर बाय हुक और बाय क्रुक। और वो रेवेन्यू का हिस्सा आधा इनके पास रहेगा, आधा ब्रिटिशर्स के पास। अब ये मूवमेंट कैसे अपराइजिंग बना? इन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्श बिहेवियर किया था अगेंस्ट पीसेंट। एंड ये कब शुरू हुआ था? ऑन जैन 18 1783, जब पीसेंट एंड जमींदार ने प्रगनास और कजीरात एंड तेपा डिस्ट्रिक्ट के अंडर अपना कंट्रोल ले लिया। कैसे लिया? इन्होंने कोर्ट को अटैक किया, ग्रेन्स लूटे और प्रिजनर्स को रिलीज किया। अब ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं लिंक करता है चौरी चौरा इंसिडेंट से। वहां पे भी यही हुआ था, बस वहां पे ट्रेन को लूट किया गया था, यहाँ पे इन्होंने ग्रेन्स को लूट करना शुरू कर दिया। एंड इसके मेन लीडर थे केना सरकार। रांगपुर दिंक मूवमेंट के मेन लीडर थे केना सरकार। यू हैव टू रिमेंबर दिस सॉर्ट ऑफ नेम्स। इफेक्ट अगेन, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में बहुत अच्छी यूनिटी दिखी थी यहाँ तक। इसके बाद ये जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवर में आ रहा था पीसेंट्स के, क्योंकि अब गवर्नमेंट को लग रहा था कि नाउ पीसेंट्स आल्सो वांट जस्टिस। नेक्स्ट कम द कोहल रेबेलियन which was in the year 1832. As per this rebellion, जो कोहल ट्राइब थी, जब तक वो अपने चीफ के अंडर में थी, they used to enjoy a lot of pleasure, I mean to say.
इसके बाद जैसे इसमें ब्रिटिश की एंट्री हुई, इनका इंडिपेंडेंस वाज एट रिस्क। जो ट्राइबल लैंड है और एनक्रोचमेंट, मनी लेंडर्स, मर्चेंट एंड ब्रिटिश लॉ, उसके कारण बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा ट्राइबल के ऊपर। तो कोल ट्राइब ने इनके अगेंस्ट एक मूवमेंट प्लान किया इन ईयर 1831 टू 32, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्राइवेट मनी लेंडर्स के अगेंस्ट था, क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम इनसे ही हो रही थी। मुंडा उलुगन, which was in the year 1899 to 1900, ब्रीजा मुंडा ने ये मूवमेंट को लीड किया था फ्रॉम द साउथ ऑफ रांची। अब ये मुंडास बेसिकली क्या होते हैं? ये एक ट्राइब है जो है ना, उनका काम होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करते रहना, ठीक है, इसे कुंड कट्टी भी कहते हैं। लेकिन जैसे जागीरदार्स एंड ठेकेदार्स आए, ठेकेदार्स मतलब मनी लैंडर्स, जागीरदार्स मतलब ट्रेडर्स, अब इनके आने के कारण इनकी जो ये जॉब थी वो रिस्क पे हो गई, क्योंकि इनको रेंट रेट किसका मिलता था? फॉरेस्ट क्लियरेंस का। अब रिबेलियन चलता गया तो गवर्नमेंट ने एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया इन द ईयर 1908। अब ये एक्ट 1908 के तहत क्या था कि इन्होंने इनकी राइट्स, कुनकटी की राइट्स को माना एंड उनको बेत बेगारी से भी बैन किया। बेत बेगारी मतलब स्लेव लेबरिंग, जो जबरदस्ती काम कराते हैं ये ट्राइब से, वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया थ्रू छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन द ईयर 1908। नेक्स्ट कम नरकेल बेरिया अपराइजिंग व्हिच वाज इन द ईयर 1782 टू 1831। इसको टीटू मीर एंड मीर निथार अली ने लीड किया था और ये भी वेस्ट बंगाल में ही शुरू हुआ था। ये मूवमेंट की खासियत ये है कि ये लेटर वहाबाई मूवमेंट के साथ भी मर्ज हो चुका था। और ये किसके अगेंस्ट था? लैंडलॉर्ड्स, मेनली हिंदू, जिन्होंने टैक्स डाला था फजीज एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स पे। क्या हुआ था? फजीज, ये नेक्स्ट रिवॉल्ट आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे। ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो फोर्स करते थे फार्मर्स को या कल्टीवेटर्स को कि आप इंडिगो ग्रो करो, और ये इंडिगो का ट्रेड वो यूरोप में करते थे। तो इसके लैंडलॉर्ड्स बेसिकली होते थे हिंदू पीपल, wherein they were in support with this. So ये बात जो टीटू मीर एंड मीर निथार अली को बिल्कुल पसंद नहीं आई, एंड ये धीरे धीरे फिर मर्ज होने लगा वहाबाई मूवमेंट के साथ, और ये बहुत ही ज्यादा सीरियस रिवोल्ट पे टर्न हुए थे ये दोनों। द पागल पंथ इज, इट्स वेरी सिंपल। जो जमींदारी पे ऑपरेशन आता था, जो उन्हें दबाव या प्रेशर झेलना पड़ता था, उसके अगेंस्ट ये चला था एंड इसको लीड किया था करम शाह ने। फराजी रिवॉल्ट, जिसको शहरत अल्लाह और उनके बेटे दादू मियान ने लीड किया था, जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस आ रहे थे बंगाल में, बार बार आके वो अपना हक जमाते थे, अपनी हुकूमत बताते थे, उसको ये चाहते थे कि बंगाल के आम लोगों को पता पड़े कि बंगाल जो है वो कितनी वर्स्ट कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहा है। कभी बैटल ऑफ प्लासी, कभी बैटल ऑफ बक्सर, कभी फेमाइन एक्सपीरियंस कर रहा है, कभी इंडिगो कल्टीवेशन के थ्रू जो इनके फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर किया जाता था बंगाल के लोग, वो सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। सो जस्ट टू एक्सप्लेन दैट हाउ रिस्की एंड हाउ डेंजरस दिस पीपल वर, इन्होंने ये रिवोल्ट शुरू किया था। और ये रिवोल्ट सिर्फ और सिर्फ लोगों को समझाने के लिए था। इट वाज नॉट टू अपोज एनी जमींदार और एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। Mapila rebellion in Malabar, which was in the year 1841 to 1920. Now, it was uprising sequence of rebellion by the Mapila Muslim, जो कि मलाबार रीजन ऑफ केरला पे लोग रहते थे। इनका कॉज क्या था कि एक तो जो लैंड टैक्स इंक्रीज हो रहा था, फिर जो इनका टेन्योर था, पुअर पेसेंट्री को एक्सप्लॉइट करना बाय द लैंडलॉर्ड, उसके अगेंस्ट ये लिया गया था। अब ये रिवोल्ट में क्या था, अब तक हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बहुत अच्छे से चल रही थी, पर यहाँ पे इनकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज एट रिस्क, बिकॉज दिस रिवोल्ट इट फेल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस रिस्क। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल की अपनी पॉलिसी प्ले करना शुरू किया, एंड ये पीरियड के तहत खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ था फॉर द फ्रीडम्स ऑफ मुस्लिम।
In the comment section, you are going to tell me that खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था एंड वहाबाई मूवमेंट को भी किसने लीड किया था. संथाल रिबेलियन, संथाल अगेन इट्स अ ट्राइब एंड ये आज की डेट में प्रेजेंट है ट्राइब झारखंड में. ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था एंड जमींदार के अगेंस्ट था, जमींदारी सिस्टम एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था. ये प्लान किया था 4 भाइयों ने, सिद्धू, कहनू, चांद एंड भैरव. और ये रिबेलियन जो था वो पूरा का पूरा दब चुका था क्योंकि इसी दौरान बहुत सारे और रिबेलियंस चल रहे थे कंट्री में. सो ये रिबेलियंस में ये ट्राइब को इतना बेनिफिट नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था. डेकान सरप्राइजिंग विच वाज इन द ईयर 1875. अब जैसे ही परमानेंट सेटलमेंट हुआ, ब्रिटिश की परमानेंट सेटलमेंट बाय द ब्रिटिश पॉलिसी, उन्होंने अपना प्रेजेंस बियॉन्ड बंगाल शुरू कर दिया, यानी कि ये लोग डेकान रीजन में आ गए. रॉयटवारी सेटलमेंट, वो रेवेन्यू सिस्टम, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था इन द बॉम्बे डेकान रीजन. टेल मी राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन कि रॉयटवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया एंड किसने इम्प्रोवाइज किया एंड ड्रॉबैक क्या था रॉयटवारी सिस्टम का. ये रिवॉल्ट जो था वो पहले पुणे में शुरू हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे अहमदनगर तक फैला. इसके बाद जो मनी लैंडर के अगेंस्ट इन्होंने सोशल बॉयकॉटिंग भी शुरू कर दी, यानी कि दे वर नॉट पेइंग देम द रेंट दैट दे वर सपोज्ड टू. So with this, we end our today's class. I hope so. In this class, my voice was clear and audible. Do let me know any further suggestions from your side that I need to improvise in my presentation. So it's me, Himani Joshi, signing off. See you in the next class.